सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बिहार में चुनावी वायदों की बहार आ गई है। बीजेपी और जेडीयू ने भी आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भरोसे के 11 संकल्प के जरिए बीजेपी ने कोरोना टीका मुफ्त लगाने और 19 लाख नौकरियों का वायदा किया है। वहीं जेडीयू ने पूरे होते वायदे और अब है नए इरादे का नारा बुलंद किया है। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को बदलाव का संकल्प पत्र कहा और इसमें अपनी पहली प्राथमिकता युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का रखा। एलजेपी ने महिलाओं को खुश करने के लिए मुफ्त बस सेवा की बात की और सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का वायदा भी किया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ गली और नाली बनाने से विकास नहीं होता, हर खेत तक पानी पहुंचाना जरूरी है। नीतीश कुमार से सवाल भी किया कि 15 साल तक खेतों में पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं पर खासतौर पर भरोसा जताया। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम आत्मनिर्भर भारत और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अलावा राज्य में छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए खास बिंदु भी शामिल किए गए हैं। जेडीयू ने भी बीजेपी के बाद आज घोषणा पत्र जारी कर ऐलान किया कि बिहार में नीतीश सरकार आने पर 7 निश्चय पार्ट 2 लागू किया जाएगा। वहीं महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं का पूरा ख्याल रखने का वादा किया था। 10 लाख रोजगार के साथ साथ परीक्षा फॉर्म के लिए फीस माफ करने, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए किराया नहीं लेने, पलायन रोकने तक का वादा किया गया। हालांकि ये घोषणा पत्र आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर जारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने अलग से भी अपनी प्राथमिकताएं बिहार की जनता को बताई। सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ, गरीबों की बिजली बिल माफ, किसानों को फसल का वाजिब मूल्य दिलाने और बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए देने का वादा किया। एलजेपी की बात करें तो अध्यक्ष चिराग पासवान ने पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद कर अपना संकल्प बता दिया है। महिलाओं के लिए खास सुविधाओं के अलावा एलजेपी ने समान काम के लिए समान वेतन, सभी विभागों में खाली पदों पर शीघ्र बहाली, अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल के निर्माण, युवा आयोग के लिए गठन का वादा भी किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के वायदों की झड़ी लगा दी गई है सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में। बीजेपी ने अपने विजय डॉक्यूमेंट में वायदा किया है कि हर बिहार वासी को फ्री में कोरोना का टीका दिया जाएगा, जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से सवाल कर पूछा है कि क्या बीजेपी पार्टी अपने खजाने से इन टीकों का भुगतान करेगी। अगर ये सरकारी खजाने से आ रहा है तो बिहार को मुफ्त टीके कैसे मिल सकते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भुगतान करना होगा। ये लोक लुभावन वायदा गलत है और कोरोना के समय लोगों में भेदभाव करता है। इस पर बीजेपी ने अब सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना का मुफ्त टीका देने का वायदा बाकी सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तरह ही है। केंद्र राज्यों को मामूली दर पर टीके देगा और ये राज्य सरकार को तय करना है कि वो मुफ्त में देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और बीजेपी ने बिहार में इसे मुफ्त देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंट के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा बिंदु है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव।
पांचवा बिंदु है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा बिंदु है सुलभ संपर्कता और सातवां बिंदु है सबके लिए स्वास्थ्य सहूलियत। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के घोषणा पत्र में मेन फोकस कोरोना का मुफ्त टीका, तो वहीं जेडीयू की बात की जाए तो 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र कर दिया उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में। अब अगर कुल मिलाकर के इस पूरे मुद्दे पर बात की जाए तो बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र है उसे विजन डॉक्यूमेंट पर महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यहां आना पड़ा। अगर वो पटना आई हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है और महागठबंधन ने जब 10 लाख नौकरी की बात की तो कहीं सवाल किए जाने लगे थे कि आखिर ये कहां से नौकरियां आएंगी, तो बीजेपी 19 लाख कहां से लाएगी। लोग बोलते हैं पैसा कहां से आएगा, तो सृजन घोटाला जैसा 60 महाघोटाले हुए हैं, लगभग आपका 30,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के भ्रष्टाचार में बड़े घोटालों में गया है। देखिए तो ये साफ बात है, जो भी आंकड़ा जो लोग दे रहे हैं 4.5 लाख तो खाली है, वो तो 2,11,000 करोड़ में है ही, लेकिन जो 5.5 लाख जो राष्ट्रीय औसत, आप क्या चाहते हैं कि हम पद ना भरें, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कंपाउंडर नर्स ना हो, सिपाही ना हो। हमको अगर आगे बढ़ना है और ये सब पदें नहीं बढ़ी जाएंगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी। महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आया, कुछ ऐसी बातें कही गई है जो लगता है कि न केवल झूठ का पुलिंदा है, बल्कि कोई भी सरकार सक्षम नहीं है कि वो कार्यक्रम कर सकती है, लागू कर सकती है, क्योंकि वित्तीय संकट का मामला है। तो इनके 4 बिंदु 25 बिंदु हैं, 25 सूत्री का 4 बिंदु ऐसे हैं, लगता है कि इन लोगों की नजर ही नहीं है कि उसके ऊपर भी, घोषणा पत्र के ऊपर भी कोई ध्यान दे सकता है। तो कुल मिलाकर के आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब वैकेंसीज होंगी तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों को भर्ती ना करें। तो वशिष्ठ नारायण सिंह इस पर जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं कि आप जिस तरह के दावों की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल तो है नहीं, और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पर सभी पक्षों का एक दूसरे पर लगाने का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये बात अलग है कि फिलहाल जितनी भी पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आए उसमें वायदों की पूरी झड़ी लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। जिसकी भी सरकार आएगी वो आते ही बिहार में ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों को देगी जिससे बिहार का विकास तो होगा ही होगा, आम जनमानस अपने आप को बखूबी विकास की तरफ अग्रसित कर सकेगा। तो देखिए वायदे सभी कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से अपने वायदे को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है और उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, खास करके 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प, आत्मनिर्भर भारत 2020 से 2025 के रोड मैप का रास्ता बताया है इस विजन डॉक्यूमेंट को। तो वहीं जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र की जो टैगलाइन दी है ना वो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं पूरे होते वायदे अब है नए इरादे, यानी जो पिछला इनको वायदा था 7 निश्चय योजना, खास करके जिसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं और अब उसके पार्ट 2 का जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके मुताबिक अब तक जो वायदे किए गए थे पार्ट 1 में वो पूरे लगभग हो चुके हैं। अब नए इरादों की बारी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पैनलिस्ट का पूरा एक ग्रुप जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से हैं राम सागर सिंह साहब, स्वागत है सर आपका। असित नाथ तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी से, श्रवण कुमार हैं एलजेपी से और आरजेडी से अनवर हुसैन साहब हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राम सागर सिंह का आज जो है जिक्र कर लेती हूँ। सर, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट आज अपना जारी किया है वो तो 10 लाख की बात कर रहे थे, मैं आरजेडी का जिक्र कर रही हूं नौकरियों को लेकर के, आप 19 लाख पर चले गए। लेकिन आप ही के साथ में जो दूसरी पार्टी है, जिस तरीके से जेडीयू चुनाव लड़ रही है, उनके नेता कहते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं है। 10 लाख प्रैक्टिकल नहीं था, 19 लाख प्रैक्टिकल हो जाएगा। कैसे मुमकिन करेंगे नौकरियों को लेकर के, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी। और जो वायदे किए हैं हकीकत में उनको कितना अमली जामा पहना पाएंगे अगर आप लोगों की सरकार आ जाती है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? प्रीति जी,
भरोसा बड़े काम का और बिहार के ऊंचे नाम का। मेरा मेरा जो है कम से कम इस कंफ्यूजन को, चूंकि विपक्ष इस बात को जनता को कंफ्यूज करना चाह रही है रोजगार और नौकरी में। मेरे विजन डॉक्यूमेंट्स में जहां नौकरी देना है वहां हमने नौकरी का जिक्र किया है, और जहां रोजगार देना है हमने रोजगार का जिक्र किया है। दोनों को मत जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पीछे भी जब मैं ये कहा था कि हमारी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, तो विपक्ष ने उसको नौकरी से जोड़ करके गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश किया। और हमने 1 साल में 2 करोड़ का वायदा किया था, और हमने करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हमने एमएसएमई के द्वारा। तो इस बात को, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी देने की बात हमने 3 लाख शिक्षक को नियुक्ति का हमने वायदा किया है। हमने 1 लाख मेडिकल में नौकरी देने का बात किया है। तो जहां नौकरी का बात है वहां नौकरी की बात होनी चाहिए, और जहां रोजगार देने की बात है वहां रोजगार की बात होनी चाहिए। और मैं सारे चीजों को, चूंकि हमारा क्रेडिट रहा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने धारा 370 की बात की थी, देश के जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि देश से धारा 370 हटेगा। हमने धारा 370 हटा करके देश को दिखाया। हमने राम मंदिर का बात किया था, हमने उसको भी बनवा करके काम शुरू हो गया है। इसलिए हमारे क्रेडिबिलिटी पर, और मैं एक एक चीज का, चूंकि 10,000 डॉक्टर जब बहाली करेंगे तो 50,000 पैरा मेडिकल स्टाफ भी, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, और उसका पूरा खाका मेरे पास बना हुआ है कि 1 लाख रोजगार कहां दिए जाएंगे, कहां कहां हमारा पीएससी का बढ़ेगा। आप मेडिकल में वेलफेयर सेंटर भी खोला गया है, वेलनेस सेंटर, उनमें भी नियुक्ति किया जाएगा। जितना पीएससी है, एडिशनल पीएससी है, मेडिकल कॉलेज है, चूंकि पहले हमसे पहले सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, और 15 मेडिकल कॉलेज भी है। एक एम्स पहले वाजपेयी जी के टाइम में यहाँ का ये किया गया था, और अभी 2 एम्स होने का है। पूरे देश में केवल 1 एम्स था। वाजपेयी जी की सरकार जब आई तो 6 एम्स हमने हिंदुस्तान को दिया, और अब पूरे देश में 22 एम्स का चल रहा है। इसलिए हम जो करते हैं उसको, जो कहते हैं वो मैं कर करके चलिए, आप केंद्र के द्वारा किए जाने वाले विकास को तो गिना रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी से अनवर हुसैन साहब हैं। पहले आपकी इस टिप्पणी के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आगे मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके घोषणा पत्र में बहुत सी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। अनवर साहब, स्वागत है पहले तो आपका। जिस तरीके से इनका विजन डॉक्यूमेंट आज सामने आया है, आपने नौकरियों की बात की, 10 लाख नौकरियां देंगे, अब ये कहते हैं हम तो रोजगार के अवसरों की बात कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? और सवाल तो आपसे भी किया जा रहा है क्योंकि आपने ही कहा था कि नीतीश कुमार तो देखिए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कारखाने लगाना भी मुमकिन नहीं है बिहार में, तो कैसे होंगी सारी चीजें? अब आप भी कैसे मुमकिन करेंगे, पहले तो सवाल मेरा ये। और बीजेपी जिस तरह के घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में आज सामने लेकर के आई है, उसे आप कहां तक समझ पाए हैं और कहां तक प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं? प्रीति बहन जी, देखिए, आज इस सिलेक्शन की ड्राइविंग सीट पर हमारी पार्टी आरजेडी बैठी हुई है। इस सिलेक्शन का एजेंडा वो सेट कर रही है, वरना भाजपा का एजेंडा तो पाकिस्तान होता है, भाजपा का एजेंडा जिन्ना होता है, भाजपा का एजेंडा हेट होता है, नफरत होता है, लोगों को तोड़ना होता है, आपस में लड़ाना होता है। भाजपा हमेशा इस एजेंडे पे काम करती है, और भाजपा ने एजेंडा फिर लाने की कोशिश की। लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारे पार्टी के नेता ने इस बार अनएम्प्लॉयमेंट को इशू को उठाकर, गुर्बत के इशू को उठाकर 10 लाख जॉब देने की उन्होंने साफ लफ्ज जॉब का लफ्ज कहा है, रोजगार की बात नहीं की है। वो अपने युवाओं से पकौड़ा भिजवाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे युवा नेता ने जिस तरह से ये अपना जो मैनिफेस्टो विजन सेट किया है, उसने पूरे इलेक्शन का जो जाविया जो है, एंगल जो है, मोड़ दिया है। आज दूसरी पार्टियां भी उसी किस्म का विजन डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही हैं। कल जब हमारी पार्टी ने कहा कि 10 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, वो अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो हमारी भाजपा भी बौखला गई, जेडीयू भी बौखला गई, और इन लोगों ने चीखना शुरू किया कि 10 लाख जॉब कहां लाएंगे। अब ये 17 लाख की जॉब
बात कर रहे हैं, अब वो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जॉब अलग है, रोजगार अलग है। तो आप जानती हैं कि नूडल भी भिजवा सकते हैं लोगों को, ये बॉइल्ड अंडे भी भिजवा सकते हैं लोगों को, ये पकौड़े भी भिजवा सकते हैं लोगों को, ये मुर्गियां भी रोड भिजवा सकती है, कुछ भी किसी काम को ये जॉब का या रोजगार का नाम दे सकते हैं। तो हो सकता है इस तरह से 17 लाख या 17 करोड़ की बात भाई करें तो कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। ये भाजपा है, ये हमेशा झूठ बोलती रही है, ये जुमलेबाजी करती रही है, ये कहेगी कि हर आदमी के बैंक में। अच्छा चलिए, भाजपा को मैं छोड़ देती हूँ। आपने तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा दिए कि नफरत की राजनीति करते हैं, पाकिस्तान हमेशा ले आते हैं अपने मुद्दे में, जिन्ना को ले आते हैं, जिन्ना का जिन्न थमने का नाम ही नहीं लेता है। आज जेडीयू का भी चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया है, जिसमें उन्होंने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का जिक्र किया है। पार्ट 1 से आप सहमत हैं क्या? काम हुए जिस तरह के दावे किए गए? क्योंकि उनके उसमें एक नारा यह भी है, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। आप लोग सहमत हैं, संतुष्ट हैं कि जो पार्ट 1 था उसमें काम हुआ है? वो जुटाई जा रही है, आज उसको नकार रही है। तो इनकी बातों का एतबार ना मीडिया करता है, ना जनता करती है, और हमारी बिहार की जनता तो करती ही नहीं है। हमारी बिहार की जनता 2015 में इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये तो इनके 14 में इनका सुपड़ा साफ कर दिया और हमको सत्ता में बिहार की जनता, बिहार में इनके बातों को नकारा और जनता ने हमको सत्ता में डाला। इनके सांप्रदायिक और उग्रवादी और आतंकवादी, ये तीनों शक्तियों का गठजोड़ ये महा है। रामसागर सिंह जी, आपके पास मैं दोबारा आती हूँ, हमारे साथ श्रवण कुमार जी भी है। रामसागर साहब, मैं आपके पास भी आती हूँ। अनवर हुसैन जी, आपके पास भी दोबारा आती हूँ। हमारे साथ एलजेपी से श्रवण कुमार जी भी है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। श्रवण जी, जिस तरीके से बीजेपी का आज चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ और उसके बाद जेडीयू का भी थोड़ी देर बाद चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ, बीजेपी तो ठीक है बहुत सारे वायदे कर रही है, लेकिन जेडीयू ने यह कहा कि हमने काम कर लिया है, पूरे होते वादे। अब आगे की बात करते हैं। इस तरह की टैगलाइन जब वो ले रहे हैं, आप संतुष्ट हैं क्या? क्योंकि आप भी सहयोगी पार्टी थे अब तक, कुछ समय पहले तक। गरीबों के सम्मान की बात करता है, गरीबों को उठाने की बात करता है, गरीबों को पावर स्ट्रक्चर में मिलाने की बात करता है, तो हमारे भाजपा के मैं अपने दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी कि आप लोग पहले सुन लें। डिबेट जो है वो तभी पूरी हो पाएगी जब बात एक दूसरे की कर पाएंगे। इस बीच हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका एक बार मैं रुक कर लेती हूं। असित साहब, कांग्रेस पार्टी का भी चुनावी घोषणा पत्र अलग से भी जारी हुआ है, महागठबंधन के घोषणा पत्र के अलावा। उसमें किसानों को लेकर के जिक्र किया गया है, उसमें और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, वो मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी केंद्र के सामने भी लगातार उठाती रही है। वजह क्या है? आप बाकियों की घोषणा पत्र से कुछ अलग लाइन लेकर के चल रहे हैं, या फिर ये कहें कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी खुद को अलग पा रही है और वो समझ ही नहीं पा रही कि दरअसल बिहार के मुद्दे क्या हैं, लिहाजा उन मुद्दों का जिक्र किया गया जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। आपका अपना आकलन हो सकता है कि उन मुद्दों की बात की गई जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन बिहार की 80% से बड़ी आबादी किसानों की है और कांग्रेस ने किसानों की बात की, तो क्या ये बिहार का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है? यही चुनाव का मुद्दा है। हम असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम सुलेमान रहमान पाकिस्तान को नहीं ला रहे इस चुनाव में जी। हम बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, हम बिहार के छात्रों की बात कर रहे हैं, हम बिहार के बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं, रोजगार का भी वादा कर रहे हैं। रोजगार नहीं देने की सूरत में हम 1500 रुपए भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। मुद्दे और क्या होते हैं? हम बिहार में अस्पतालों की बात कर रहे हैं। चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे हर साल इस बिहार में मरते हैं। इस बिहार में 48% डॉक्टरों के पद खाली हैं। किसका निकम्मापन है ये? किसका है? तो हम इसकी बात कर रहे हैं। जिनके घरों के बच्चे मरे हैं ना, दर्द जाके उनसे पूछिए। अस्पतालों में रुई नहीं, दवाई नहीं, सुई नहीं, डॉक्टर नहीं। खुद कोर्ट में, हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने जाके एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई डॉक्टरों के पद खाली हैं और इतने पद हमारे खाली हैं। 15 साल में नियुक्तियों से किसी ने रोका था क्या? रोका था क्या इनको? बेरोजगारों की कमी है क्या? MBBS करके सड़कों पर जो युवा भटक रहे हैं, क्या वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकते थे? इन्होंने नियुक्तियां नहीं की और हमारे बच्चे दवाई रुई सुई के अभाव में रामसागर सिंह साहब, आपके पास आऊंगी मैं दोबारा। आपको सर मौका दिया था, उन्हें भी बोलने दीजिए ना। अरे नहीं है जी साहब, वो आपके जमाने की बात है।
अच्छा चलिए एक काम कीजिए रामसागर साहब, मैं आप ही के पास दोबारा आ जाती हूँ। सर मेरा सवाल सुन लीजिए। मरते थे जब हमारी सरकार आई है। असित साहब एक मिनट, मैं रामसागर सिंह साहब से रिएक्शन ले लेती हूँ। रामसागर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। और सिर्फ इस बार 45 बच्चे। सागर साहब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आप बाकी तमाम चीजों पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सवाल अब मेरा ये है कि आप लोगों ने आज कोरोना के टीके को लेकर के जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र किया, उसको लेकर के तो पहले ही विवाद शुरू हो चुका है, उसका क्या स्पष्टीकरण देंगे आप? रामसागर साहब मेरा सवाल आपसे ही है, कोरोना के टीके को लेकर के जो सवाल किया जा रहा है उसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? कोरोना का टीके का बड़ा मेरी पार्टी स्पष्टीकरण दे चुकी है, क्योंकि कोरोना का वैक्सीनेशन जब वैक्सीन बन करके आएगा तो कोरोना का वैक्सीनेशन हमारी सरकार मुफ्त में बिहार में करेगी। सर फंड्स हैं इतने? ये है, फंड्स हैं इतने? चूंकि मेडिकल सर अर्थव्यवस्था की हालत तो पूरे देश से छिपी नहीं है ना। सर अर्थव्यवस्था की हालत पूरे देश से छिपी नहीं है। मेरा सवाल ये है, इतने फंड्स हैं राज्य सरकार के पास में क्या? हाँ हमारी सरकार के पास है। अब अभी नहीं फंड होता तो इतनी अच्छी व्यवस्था कोरोना काल में कर लिए होते क्या? 94.7% रिकवरी रेट है बिहार का। और मेडिकल में जो आप बात कर रही हैं, एम्स ने कमाल करके दिखाया, आईजीएमएस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, पीएमसीएच अच्छा किया। चलिए आपकी एक सहयोगी पार्टी हमारे साथ और मौजूद है, एलजेपी से श्रवण कुमार साहब हैं, उनसे एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्रवण साहब ठीक है, बीजेपी तो आपकी केंद्र में अलायंस है, लेकिन जेडीयू के जो काम हुआ है राज्य में, आप भी संतुष्ट हैं जिस तरह के वायदे ये कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज ही नहीं था तो डॉक्टर कहां से आते? मेडिकल श्रवण साहब, सर अभी श्रवण साहब को सुन लेते हैं ना। आप ही की सहयोगी पार्टी रही और अभी भी वो आपके नाम को ही लेकर के आगे जा रहे हैं, उनका भी तो रिएक्शन ले लें कि जेडीयू जिस तरह के काम को आप गिना रहे हैं कि बहुत कुछ काम हुआ है, एक बार उनका भी फीडबैक ले लेते हैं। श्रवण साहब। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी पुनः आप सवाल दोहराए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो गिना रही है कि राज्य में काम बहुत हुआ है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत काम हुआ है, एम्स गिना रहे हैं वो और कहते हैं कि बहुत अच्छे स्तर पर काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। आप सहमत हैं? क्योंकि इससे पहले जो कुछ सालों से हम तस्वीरें देख रहे हैं बिहार की, और कोरोना के काल में भी हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो स्वास्थ्य की बहुत अच्छी स्थिति को तो नहीं दर्शाती हैं, लेकिन इनका दावा ये है कि विकास इतना जबरदस्त हुआ है, उसकी मिसाल तो पूरा देश दे रहा है। प्रीति जी, हमारा निश्चित रूप से मानना है कि बिहार में विकास हुए हैं। विकास जो हुए हैं, हमारे बड़े भाई रामसागर जी बोल रहे हैं कि विकास हुआ है बिहार में, तो जो भी विकास हुए हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की जो योजनाएं बिहार में चल रही हैं, वही काम बिहार में दिख रहा है। और अभी भी चुनाव बिहार का है और बिहार के मुखिया और बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए कि बिहार सरकार ने क्या काम बिहार में किया है। कल हमने भी घोषणा पत्र लाया है जी। और कल हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाया है जी। हमारा नारा है, हमारा जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र आया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आपने देखा होगा कोरोना काल में लाखों मजदूर, छात्र, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, बूढ़ी माताएं अपने गोदी में बच्चों को लेकर, कांधों में बच्चों को लेकर 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पैदल चलकर लाखों मजदूर, छात्र, नौजवान बिहार आए। और बिहार सरकार ने कहा था कि अब हम किसी को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, यहीं रोजगार देंगे। आज आप चले जाइए पटना के स्टेशन पे, पटना के एयरपोर्ट पे, प्रतिदिन आपको हजारों हजार की संख्या में हवाई चप्पल पहने हुए, तन पे कपड़ा नहीं, लोग लौट रहे हैं बिहार से बाहर।
तो हमारी पार्टी का मानना है, इसका मतलब ये है ना सर कि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं लोगों को। रामसागर साहब, एक बार फिर सब मैं आप ही का रुख कर रही हूं। आपने जिस वक्त कहा कि देखिए नौकरी और रोजगार में हम फर्क कर रहे हैं, तो जो मजदूर गए थे उन्हें रोजगार के लिहाज से भी इसका मतलब तो ये है कि साधन नहीं मिले। और ये हमारा कहना नहीं है, आप ही की केंद्र में सहयोगी पार्टी के जो नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं, ये तस्वीर हमारी तरफ से नहीं पेश की गई है, वो कह रहे हैं। कैसे काउंटर करेंगे इसे? मैडम, इस कोरोना काल में भी जितने बाहर से आए थे उसमें से क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था भी दी थी। एक व्यक्ति के ऊपर 5300 रुपये खर्च किए गए, पौष्टिक खाना दिया गया, अच्छी दवा दी गई, कपड़े दिए गए, सारी सुविधा दी गई और उसमें स्किल मैपिंग भी किया गया। और स्किल मैपिंग अब उस क्वारंटाइन सेंटर पर भी किया गया है और अब पंचायत स्तर पर भी अरे सर, तो क्वारंटाइन तो 14 दिनों के लिए ही हुआ होगा ना, इससे ज्यादा दिनों के लिए थोड़े क्वारंटीन कराया गया, या ये सुविधा उससे ज्यादा दिनों के लिए थोड़े है? मैं तो ये कह रही हूँ कि जो पलायन करके मजदूर गए थे उन्हें बाद में विकल्प नहीं मिला ना रोजगार का, किसी भी तरीके से आत्मनिर्भर बनने का भी विकल्प मौजूद नहीं था। इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना आप? नहीं, आत्मनिर्भर बनाने का अब जब इस बार हमारी सरकार आने जा रही है, हमने सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछ रहा है, मार्च के 21 तक हर एक पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाएगा। उसमें से आईटी सेक्टर 5 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहा है 5 साल में। चलिए, आप बाद की बात कर रहे हैं। असितनाथ तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मजदूरों का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। असितनाथ साहब, मजदूरों का जिक्र इन्हीं की सहयोगी पार्टी के नुमाइंदे ने किया कि मजदूर अब वापस बिहार पहुंचे थे लेकिन अब कोरोना के बाद वापस पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां तो कुछ नहीं हो पाया उनका। ये गिना रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा। आप अभी भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? अब देखिए प्रीति जी, भाजपा जब रोजगार की बात करती है तो मतलब हैरान हूं, रोऊं कि जिगर को पीटूं मैं समझ नहीं पाता हूं। इको रैप की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। इको रैप कोई कांग्रेस का संगठन तो है नहीं, कांग्रेस की एजेंसी तो है नहीं, पूरी दुनिया में रोजगार के आंकड़े इकट्ठे करती है। इको रैप की रिपोर्ट बता रही है कि 2018-19 में बिहार के प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों में 30% कम पैसे भेजे। 2019-20 मार्च 20 तक की बात कर रहा हूं मैं उन लोगों ने 39% कम पैसे भेजे पहले के मुकाबले। अब जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ जी, उसके आंकड़े बता रहे हैं, वो कह रहा है कि इस वर्ष जो चालू वित्तीय वर्ष है 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले जो नौकरियां हैं उनकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। इस वर्ष 16 लाख नौकरियां मार्च 2021 तक ऐसी नौकरियां खत्म हो जाएंगी जो अभी चल रही हैं, वो खत्म होंगी। पहले ही संभावना खत्म हो गई, नई नौकरियों की संभावना खत्म, जिनकी नौकरियां चल रही हैं वो 16 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी मार्च तक। ये ईपीएफओ कह रहा है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, महागठबंधन नहीं कह रहा है, यही ईपीएफओ कह रहा है कि अगर 15,000 से ऊपर वाली नौकरियों को जोड़ दिया जाए सैलरी तो ये संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जाती है। अब बात कीजिए एनएसओ की, ये भी राष्ट्रीय संगठन है, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। ये कह रही है, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वित्तीय हालत अब ऐसी नहीं रही कि केंद्र सरकार पहले की तुलना में नई नौकरियां दे सके। वित्तीय हालत हम और आप भी जानते हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो तो बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह के वायदे किए हैं, देखना यही है कि ये सिर्फ वायदे रह जाते हैं या नतीजों के बाद क्षेत्र की जनता को वाकई कुछ मिलता है, या एक बार फिर से वो इन वायदों की झड़ी में कंफ्यूज हो जाएगी और आखिरकार खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस बड़ी बहस में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के आज की बड़ी बहस में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।